नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का बड़ा सवाल और आज का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या खाड़ी की लहरों में उठ रहा तनाव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत बन सकता है? आज की सबसे बड़ी खबर, मध्य पूर्व से उठती वो चिंगारी जो कभी भी भयंकर आग में बदल सकती है। बात डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा और सख्त संदेश, और ईरान ने अमेरिकी जहाजों को छुआ तो उसे धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं है, एक चेतावनी है, एक वार्निंग है, एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइफलाइन माना जाता है। अब तनाव का केंद्र यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य बना हुआ है। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम और ईरान का इस पर पलटवार। प्रोजेक्ट डेडलॉक बन चुका है क्या? और सवाल ये कि क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या फिर बंदूकें बोलने की तैयारी हो चुकी है? ईरान कहता है अभी हमने शुरुआत भी नहीं की है, और अमेरिका दावा करता है कि ईरानी बोट्स को निशाना बनाया जा चुका है। तो क्या अब टकराव तय है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है? और अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने अब दोबारा आए तो क्या इसमें बाकी ताकतें भी कूदेंगी? इस टकराव की गूंज सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रही। दुनिया के बड़े बड़े देश हालात पर नजर गड़ाए हुए हैं। तेल की कीमतों में उबाल आ सकता है, ग्लोबल बाजार में बड़ी हलचल आ सकती है, हलचल इनफैक्ट तेज हो सकती है। तो उसका असर हर देश, हर घर तक पहुंच भी सकता है। तो क्या रूस और चीन जैसे ताकतवर देश भी इस समीकरण में शामिल होंगे? क्या पश्चिम एशिया फिर से जंग का मैदान बनने जा रहा है? और क्या दुनिया एक ऐसे संघर्ष की ओर आगे बढ़ रही है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता, जिस विध्वंस की बात और उसकी इंटेंसिटी को लेकर कोई तस्वीर नहीं रख सकता? लेकिन जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स अब रख देते हैं और आपको बताते हैं कि इजराइल और साथ ही साथ यूएई की ये दोस्ती, ये दोस्ताना रवैया कैसे मुश्किलें खड़ी कर रहा है और कैसे पेच फंसा रहा है। जानिए, इजराइल ने पहली बार विदेश में तैनात आयरन डोम किया है। अब ये पहली दफा हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। यूएई में तैनात आयरन डोम मिसाइल डिफेंस बैटरी पर चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आयरन डोम के साथ ही सैनिकों की भी यूएई में तैनाती कर दी गई है। ये वही आयरन डोम है जो कि एक प्लस पॉइंट हमेशा से इजराइल का रहा है। अब ये यूएई के लिए रहना, ये तस्वीर कितनी दिलचस्प है। इजराइल ने यूएई में तैनात किया लेजर बेस्ड आयरन बीम सिस्टम। इसके अलावा करीब 20 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने में सक्षम माना जाता है। अब साथ ही छोटे रॉकेट्स हो या ड्रोन्स हो, इनको हवा में ही नष्ट करने का भी मादा रखता है। साथ ही इसके अलावा जंग में सबसे अहम कड़ी और सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक फेज डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बन रही है, क्योंकि वो कहा जा रहा है घर के भीतर भी गिरे, घर के बाहर तो फंसे ही हैं, और इसी वजह से ट्रैप में फंसते हुए बताया जा रहा है। जंग में डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से फंसे, जल्दी से उसको लेकर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें जुड़ती जा रही है। ईरान के हॉर्मूज पर शिकंजे से कई देशों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि लगातार ऑयल प्राइस जो है वो एस्केलेट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से रीढ़ जो है वो टूट रही है कई देशों की। दुनिया की तेल सप्लाई पूरी तरीके से इफेक्ट हो रही है। और साथ ही आपको बता देते हैं, तेल की कीमतों को लेकर जो जानकारी मिल रही है, ये कीमतें बढ़ने के साथ अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ बाकी देश नहीं, सुपर पावर अमेरिका खुद इससे ग्रस्त है। और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका में तेल की कीमत जो है वो $4 प्रति गैलन के पार पहुंच चुकी है। यानी कि आप अंदाजा जरा लगाइएगा और समझिएगा कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर ये डिप्लोमेसी या कूटनीति आगे चलकर किस तरीके से घातक साबित हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में नवंबर में ही मिड टर्म चुनाव होने हैं। लीजिए रही सही कसर, मिड टर्म चुनाव पूरे कर देंगे।
जो अभी रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की है उसमें लगातार गिरावट है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अमेरिकियों को किसी जंग से, किसी युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मतलब है रोजगार से, मतलब है महंगाई से, मतलब है अपनी मूलभूत सुविधाओं से। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34% तक पहुंच चुकी है। साथ ही तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इसका नतीजा ईरान के हॉर्मूज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार भी इस वक्त मचता हुआ बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों आपके लिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ईरान को सीधे सीधे धमकी सामने आ रही है। ट्रंप सरकार के संकल्प की परीक्षा ईरान बिल्कुल ना ले। अगर ये धैर्य की परीक्षा ईरान लेता है तो ये ईरान के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। बातचीत की मेज पर आना ही होगा। अभी आ जाइए बेहतर है, नहीं आएंगे तो आगे आपके लिए बहुत घातक साबित होगा और ये सीधे ईरान को हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये मार्को रूबियो की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और इसके जरिए सीधे क्लियर मैसेज कि आप अपने देशवासियों को, ईरानियों को समस्या में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं। ये समस्या आपने खुद अपने लिए ओरिएंट की है। अब अगर तस्वीर देखी जाए, दिखाई जाए और समझाई जाए और अमेरिकी विदेश मंत्री जो कह रहे हैं उसकी इंटेंसिटी समझे तो ये सीधे तौर पर क्लियर किया जाता है, जिसमें मार्को रूबियो ये मैसेजिंग देना चाहते हैं कि ईरान जो कर रहा है वो बहुत बड़ा और खतरनाक खेल है। एक बड़ी खबर इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो ये बयान है इसमें समझौते का रास्ता जो है इसको लेकर जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका शांति और समझौते का रास्ता चाहता है, कोई टकराव नहीं चाहता। हम नए टकराव के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हॉर्मूज तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त, और ये स्टेटमेंट जिसमें मार्को रूबियो क्लियर कर रहे हैं कि अमेरिका इस पक्ष में है ही नहीं। जल्दी से सुनवा देते हैं मार्को रूबियो ने क्या कहा है। But I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned. तो नेगोशिएशंस की बात हो रही है, इसमें कॉम्प्रोमाइजल स्टेट की बात हो रही है, इसमें बात हो रही है कि कैसे अलग अलग यहाँ पर जो पक्ष रखे जा रहे हैं वो कारगर काम कैसे कर सकते हैं। और अब अमेरिका अपने पचड़े में फंसते हुए इस तरीके से अब इस कगार पर आ गया है, इस मोड़ पर आ गया है कि उसे जंग से खुद को बचाने के लिए हार वो पैतरा आजमाना पड़ रहा है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा कि आखिर ये पैतरेबाजी डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की किस तरीके से मुश्किल आगे खड़ी कर सकती है। तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों का जो मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर और साथ ही साथ DK गुप्ता सर हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार कनेक्ट है। सबसे पहला प्रश्न यूके देवनाथ सर आपसे, अभी इजराइल हो, UAE हो या दोस्ताना जो रवैया दिखाया जा रहा हो, अमेरिका हो, अलग अलग तिगड़ी है, लेकिन इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है इकोनॉमी, वो है आपके इलेक्शंस, वो है आपकी आंतरिक राजनीति, वो है आपकी डिप्लोमेसी। अभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सब कुछ बहुत बड़े स्टेक पर है। एक ही कामयाबी है, अयातुल्लाह अली खामेनेई एलिमिनेट हो चुके हैं। जी हाँ रितु जी, अभी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टेंशन है डोनाल्ड ट्रंप जो जा रहे हैं चीन 14 और 15 मई को। जब वो शी जिनपिंग से मिलेंगे तो माहौल थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि शी जिनपिंग को वो रिझा सकें। इसीलिए आप देखिए मार्को रूबियो अब बयान दे रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का वह समापन कर रहे हैं, यानी जो आक्रामक रुख है वो कम कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान वो चाहते तो ईरान पर और ज्यादा बमबारी जारी रख सकते थे, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप अब चीन जाकर सक्सेसफुल विजिट करके वापस नहीं आते तब तक अमेरिका अपने को थोड़े से कंट्रोल में रखना चाहता है। चीन डोनाल्ड ट्रंप का जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो चाहते हैं कि जब अमेरिका फंसा हुआ है यूक्रेन में, गजा में फंसा हुआ है और अब ईरान में फंसा हुआ है, ऐसी हालत में चीन पीछे से कोई कार्रवाई ताइवान पर ना कर दे तो डोनाल्ड ट्रंप जब मिलेंगे शी जिनपिंग पे तो वो शी जिनपिंग से ये आशा कर रहे हैं कि कुछ भरोसा मिलेगा कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में अमेरिका के पीठ पीछे
जब अमेरिका यूक्रेन में, गजा में या ईरान में व्यस्त है, वहां चीन कोई कार्रवाई नहीं करेगा ताइवान पर। दूसरी बात है, अमेरिका बहुत परेशान है कि पिछले 20 साल में, पिछले 10 साल में दुनिया भर में जितने रेयर अर्थ मटेरियल हैं, सब पर आस्ते आस्ते चीन ने कंट्रोल कर लिया है। चीन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, और तो और यूरोप के देशों में भी, कि वहां पे जितना रेयर अर्थ मिनरल है उनकी खनिज संपदा को चीन एक्सप्लॉइट करेगा, चीन ही खोदेगा, चीन ही बेचेगा। तो अब अमेरिका जानता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पे कंट्रोल अमेरिका को भी चाहिए, ये भविष्य का खजाना है। तो वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग थोड़े अच्छे मूड में हो, इसलिए वो आस्ते आस्ते ईरान में फिलहाल अगले एक हफ्ते तक, कम से कम 14 और 15 मई तक शांति की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं। जी रितु जी। बिल्कुल यूके देवराज सर, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रश्न उस बयानबाजी को लेकर के भी बन जाता है, जो बयानबाजी अभी की जा रही है टू एंड फ्रो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो, बास राक्षी की तरफ से हो, यूएई की तरफ से हो, या बेंजामिन नेतन्याहू जो कि भी साइलेंट तौर पर अभी अपना अप्रोच रख रहे हैं बेटर के लिए, लेकिन वो बेटर होगा क्या? दीवान सर, ये कह देना कि अभी ये जलजला है और इस जलजला में खाड़ी जल रहा है, लेकिन अगर यही आगे तस्वीर ईरान दिखाता रहा तो नक्शे से मिटा दिया जाएगा, या अमेरिकी जहाज़ों को टारगेट किया तो नक्शे से ईरान को पूरे की तरीके से हटा दिया जाएगा। ये बयानबाजी सर, ये कहाँ से आपको लगता है कि पीस टॉक के बीच में हो रहा हो? देखिए, ये तो प्रेशर बिल्डअप करने का तरीका है। अमेरिका क्या उड़ाएगा? आज तक तो उड़ा नहीं पाया है। इन कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या मतलब है? कुछ नहीं है। और अमेरिका कह दे उड़ा देगा तो वो भगवान तो है नहीं कि उड़ा सकता है, और ना उड़ा आज तक तो वो ईरान उनको पूरा पूरे दम से उनको रेजिस्टेंस दे रहा है। और जब ईरान ने तो बड़ा भारी इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे तो खतरा था कि चीज बढ़ जाए। और मतलब ये जो फ्रीडम जो हुआ है, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो हुआ है, इसका नाम ऑप्स फ्रीडम नहीं है, प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑप्स। तो वो मतलब ताकि बताने के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, सेनेट को, भाई ये तो ऑपरेशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट है। एनीवे वो सेपरेट चीज है। तो ये किया है, तो उसमें तो शुरू क्यों किया है अमेरिका ने काम? बड़ी हिम्मत की ईरान ने, शिप्स उड़ा दिए उन्होंने, और कई लोग मर गए। मतलब बड़ी सैड बात है, वॉर में लड़ जाना, मर जाना, बड़ी मौत तो मौत है, पर उन्होंने किया है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अब अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं सब ठीक ठाक है, चल रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ये तो अमेरिका की नाक और से और गिरती जा रही है। तो अमेरिका कहाँ उड़ा सकता है? उड़ा सकता था, ऐसा नहीं हो पाता था। और मतलब ये, पर मुझे तो ये लगता है ईरान इतना अग्रेसिव कैसे बन रहा है? कुछ सीक्रेट वेपन उनको मिल गया है, नंबर वन, जहां उनको सीक्रेट असिस्टेंस का नॉर्थ कोरिया नहीं, से पर या जो भी है। डोनाल्ड ट्रंप जब भी ट्रूथ सोशल पर उनका पोस्ट देखे तो उस पर जो पोस्ट सामने आता है जिसमें उनका पक्ष ये होता है कि आई हैव ऑल द कार्ड्स, मुझे कब कौन सी चाल चलनी है मैं चल सकता हूँ। एंड ये पोर्ट्रे करना, इसके साथ साथ ये दिखाना, अभी रिसेंट आप पोस्ट देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो कह रहे हैं कि निगोशिएशंस का ही रास्ता ईरान के पास बचता है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा रहा नहीं है अभी। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है सर? कोई, मैं रितु जी, मेरी समझ में हर लड़ाई में डींग हाँकना और बड़ी बड़ी चीजें क्लेम करना बिफोर द एक्शन और आफ्टर द एक्शन। सिंदूर हो गया, पाकिस्तान ने उड़ा दिया इंडिया को आफ्टरवर्ड्स, बिफोर भी अरे हम तो टाइगर हैं, ये ईरान तो हट मर जाएगा, इसको ये प्रेशर टैक्टिक्स है। वो तो रावण ने भी राम के बारे में क्या किया था, ममदूद ने बोला मत लड़ो, नहीं नहीं क्या वन जंगल में मारा फिर रहा है राम, इसको मैं एक दिन में उड़ा दूंगा। तो ये कुछ है नहीं, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। वो बातें करते रहे, ऑन दी ग्राउंड इतनी फोर्स ले आए, ट्रिपोली ले आए, सब किया, अब कहते हैं सीज फायर, कुछ नहीं। फ्रीडम ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम तो बढ़िया चल रहा है। कल भी आपने बताया ईरान कितना प्यारा बच्चा है, यूए पे मारा, कुछ नहीं मारा, कुछ हुआ नहीं। वो सब क्यों? दबाव में है, अमेरिका दबाव में, भारी दबाव में है। कुछ खुशी की बात है कि दोनों पार्टियां चाहती है सीज फायर हो, पर अभी ईरान ने फिर दिखा दिया पलड़ा उनका भारी है। पर उनके पल्ले के भारी की बात है नहीं, सफर तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कल भी मैंने ये बात कही थी, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो तो इन्वॉल्व कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन है? इंडिया और पाकिस्तान, इसमें पूरी दुनिया है। जब तक इसमें कोई वो पंचों वाली बात, सरपंच पंच वाली बात नहीं होगी, ये कुछ होगा नहीं।
नहीं नहीं, मैं ये तो तो समझ- बहुत दिलचस्प कड़ी है सर। दीवान सर, आपने कहा कि दोनों स्टेक होल्डर्स और डिसीजन भी दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मैटर करता है, लेकिन इस पूरी जंग में हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान वाला सीन बिल्कुल नहीं है सर। ये सीन है जिसमें महाशक्तियों का जुटान शुरू हो चुका है, जहां पर हर एक प्रतिद्वंदी दूसरे को या दुश्मन को इस पर्सपेक्टिव पर आंक रहा है और भांप रहा है कि कैसे उसे दबाया जाए, कैसे उसकी जो साइकोलॉजिकल तौर पर उसके मस्तिष्क में या उसके दिमाग पर एक ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि वो पहले ही गिव अप करे। अब एक सवाल डीके गुप्ता जी से मेरा, इसे अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन, यूएन, इसके अलावा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूद हैं, वहां पर इस बात की चर्चा नहीं हो रही है क्या डोनाल्ड ट्रंप माय वे हाई वे, जहां मन चाहे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपना रवैया अपनाते हैं। अब इधर प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर कल तक बात हो रही थी, देर शाम ऐसा क्या बिगड़ गया सर? जी ऋतु सिंह, सभी लोग को नमस्कार। और देखिए, अगर इस सबसे बड़ा जो आयरोनी है, दुर्भाग्यपूर्ण अगर बात है दुनिया में इस समय, तो पूरे दुनिया में इस समय कोई पुलिस नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये केवल अमेरिका के बारे में नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ईरान के बारे में भी यही चीज है। अगर आप देखेंगे तो चाइना भी यहाँ साउथ ईस्ट चाइना सी और कभी भी ताइवान पे, कभी जापान को धमकी देता रहता है, उधर नॉर्थ कोरिया देता रहता है। जिसकी जितनी औकात है वो अपने औकात के लेवल पे वो काम करता है। अमेरिका की इसमें जरा ज्यादा औकात है तो ज्यादा लेवल पे वो कर रहा है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे आज ब्रिक्स हो, चाहे SCO हो, मैं कई बार चैनल पे बताया हूं कि इन्होंने फॉर्मली अमेरिका को कंडेम नहीं किया है। सोचने की बात है, अमेरिका को कंडेम नहीं किया है, चाहे जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, या कोई भी देश हो, इवन GCC के देश, मुस्लिम देश बहुत सारे। अभी पाकिस्तान का देख लीजिए, नोबेल प्राइज के लिए प्रस्ताव दे रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति को, क्या आज तक कंडेम किया क्या? तो जिस देश में जब पुलिस नहीं है, चाहे विश्व स्तर पर अगर पुलिस नहीं है, यूनाइटेड नेशंस जो है, केवल इसमें दुनिया में आप रेजिलियंट तभी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, जब आपके पास पैसा होगा। हम लोग कव्वाली सुना करते थे बचपन में, पैसा बोलता है। पैसा अगर नहीं बोलता तो जापान एक छोटा देश है, हमारे कंट्री के एक जिले के बराबर है, और दुनिया का चौथा पांचवा बड़ी इकोनॉमी था, और वो डिप्लोमेटिक ढंग से भी कंट्रोल करता है बहुत सारे छोटे छोटे देशों। तो यहां पे भी तब तक एक लाइन शिफ्ट नहीं होगा जब तक कि कोई दुनिया में देश अमेरिका से कम से कम $2 या $3 में अगर उसकी इकोनॉमी ने, जैसे भी 20 बिलियन डॉलर जो है, ट्रिलियन डॉलर अभी अमेरिका चाइना की है, अमेरिका की 30 की है, भारत की भी 4-5 है, जर्मनी की 4-5 की बार अब ये अंतर कितना बड़ा है? तो ये तीसरी तो है जो डोनाल्ड ट्रंप को बिफरा रही है, और बार बार ये नौबत खड़ी कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो इस तरीके की बयानबाजी को हवा दें। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। सवाल आपसे मेरा ये कि यहाँ पर हथियारों का खेल हमने देख लिया, ऑयल डिप्लोमेसी हमने देख ली, लेकिन ये ट्रंप की डिप्लोमेसी को डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल समझ आ रहा है, क्योंकि कभी डोनाल्ड ट्रंप के आप बयानों को देख लीजिए, कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वॉर खत्म हो गई है, कभी कहते हैं कि वी आर इन प्रोग्रेस, कभी कहते हैं वी विल ब्लो अवे ईरान, कभी कहते हैं कि बड़ी कार्रवाई करेंगे, और अगर हमारे की जहाज़ों को टारगेट किया तो छोड़ेंगे नहीं, नक्शे से मिटा देंगे। अब ये बदलते स्टेटमेंट्स क्या ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगी? ऋतु जी, बड़ा सवाल रहेंगे और छुपे जोत रहे, कभी ये शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज यहाँ तक थोड़ी पहुँच नहीं पा रही है ठीक से। वापस से आपका रुक करूंगी। यूके देवनाथ सर, ये प्रश्न आपसे ही रख देती हूँ, ये चेंज इन स्टेटमेंट्स, ये डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली या साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रही है इस वॉरफेयर में? रितु जी, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। एक शब्द है बम्बास्टिक स्टेटमेंट देते हैं, धमाकेदार स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो भी परिपक्व राजनीतिज्ञ होते हैं, परिपक्व कूटनीतिक होते हैं, वह कभी भी युद्ध के दौरान इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते हैं जिससे कि मामला और बिगड़ जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।